हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस में मनोविज्ञान के कुछ विविध प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि विश्व में पहली बार मनोविज्ञान शाला या मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की। तो इसका उत्तर है विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। दूसरा प्रश्न है कि किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। इसका उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, उसमें बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना गया है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जिसका उत्तर है लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। इसका उत्तर है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। प्राक संक्रियात्मक अवस्था का जो एज ग्रुप होता है वो 2 से 7 वर्ष का होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक या संवेदी पेशी अवस्था होती है, दूसरी प्राक संक्रियात्मक है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक है और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक है। इन अवस्थाओं में जो दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था की होती है, इसमें ये बालक जो है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करना शुरू कर देता है, जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। तो इसका उत्तर है आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। अगला प्रश्न है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो इसका उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है। इसका उत्तर है जीन पियाजे। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जो बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ है, जीन पियाजे ने दिया है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। इसका उत्तर है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। उसके अंतर्गत भी पूर्व नैतिक अवस्था होती है जो जन्म के समय से होती है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत की रचना किसने की है, सिद्धांत किसने दिया है। फिलिप वर्नर। अगला प्रश्न है बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका उत्तर है जेपी गिलफोर्ड। एकीकृत संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है। इसका उत्तर है बाल्यावस्था। ईर्ष्या की भावना बाल्यावस्था में। स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है। इसका उत्तर है शैशवावस्था। स्वप्रेम और आत्मप्रेम 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि स्वप्रेम पूछा जाएगा, अपनी वस्तुओं से प्रेम पूछा जाएगा, तो इसकी अवस्था शैशवावस्था होती है। और यदि आत्म प्रेम पूछा जाए, मतलब स्वयं को आकर्षक दिखाने की बात जहाँ हो, आत्म प्रेम की बात हो, वहाँ पर किशोरावस्था उत्तर होता है। अगला प्रश्न है कि सामाजिकता मापने की विधि या स्केल कौन सी है। तो इसका उत्तर है समाज मिति। समाज मिति सामाजिकता मापने की विधि है। अगला प्रश्न है कि समाज मिति स्केल का निर्माण किसने किया है। तो इसका आंसर है जेएल मोरेनो ने। अगला प्रश्न एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को मापा था। इसका उत्तर है 117 सामाजिक क्रियाएं जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हैं। 117 सामाजिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है कि बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है। इसका उत्तर है 1 माह में। अगला प्रश्न अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है। तो इसका उत्तर है बहिर्मुखी का। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका सामाजिक विकास अधिक होता है। अगला प्रश्न एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में
जीवन काल को कितने अवस्थाओं में बांटा है? इसका उत्तर है 8 अवस्थाओं में। एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है उसमें जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा है। अगला प्रश्न, बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकेंजी का है। मैकेंजी। अगला प्रश्न, शिक्षक आचार्य संहिता क्या है? इसका उत्तर है शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों का जो मानक व्यवहार है, जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है, जो शिक्षक का कैसा होना चाहिए, इसको शिक्षक आचार्य संहिता में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की योग्यताओं, मूल्यों एवं व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है छात्रों द्वारा। शिक्षकों की योग्यताओं, मूल्यों और व्यवहारों का मूल्यांकन छात्रों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका उत्तर है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कि छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा मित्रवत व्यवहार या मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया? इसका उत्तर है जीन पियाजे। बौद्धिक विकास के लिए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है, या विकासी अवस्था का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह कौन सी अवस्था है? तो एक्चुअली यह जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। कुछ पुस्तकों में आपको 7 से 12 वर्ष भी मिलेगा, लेकिन जीन पियाजे की अवस्था के क्रम में यह 7 से 11 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसे समान अर्थ में किया है? इसका उत्तर है प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया स्टर्नबर्न ने। स्टर्नबर्न। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो 28। किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं? इसका उत्तर है 32 दांत। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से होती है? तो इसका उत्तर है 23 जोड़ी। इसका उत्तर होगा 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46। 23 जोड़ी गुणसूत्र लिंग की निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? मतलब मानव के लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? तो इसका उत्तर होगा 23वां जोड़ा, जो नर और मादा दोनों से 22 प्लस एक्स या वाई के रूप में आता है। तो मादा का जो 23वां जोड़ा होता है, यदि एक्स एक्स होता है तो मादा और एक्स वाई होता है तो नर। इसी में एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा होता है? तो आप इसका उत्तर देंगे कि नर गुणसूत्र या एक्स वाई गुणसूत्र। यानी कि होने वाली संतान, पैदा होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की, यह किस पर निर्भर करता है? तो यह नर पर निर्भर करता है या पुरुष पर निर्भर करता है। पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। एक्चुअली पुरुष पर निर्भर नहीं करता है। पुरुष का जो गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा, उस पर निर्भर करता है कि पैदा होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी। अगला प्रश्न है कि डिम्बा अवस्था, डिब्बा नहीं डिम्बा अवस्था कितने दिन की होती है? उत्तर है 14 दिनों की। अगला प्रश्न है पिंडावस्था का समय कितना होता है? तो 2 माह 14 दिन। अगला प्रश्न है गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो इसका उत्तर है 10 से 12 किलोग्राम। अगला प्रश्न है कि मनुष्य किस प्रजाति में आता है? इसका उत्तर है होमोसेपियंस। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है?
इसका उत्तर है 6 से 8 पाउंड या 2.5 से 3 किलोग्राम। अगला प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो इसका उत्तर है टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में हुई थी। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक यदि पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान को एक निश्चित विषय के रूप में श्रेय देने का आधार किसको जाता है? इसका उत्तर है विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के हैं और इसी के लिए इनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है यह कथन जो है वैलेंटाइन महोदय का है, वैलेंटाइन का एक और स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। अगला प्रश्न है कि जो बालक समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा है? इसका उत्तर है हीली महोदय ने कहा है कि जो बालक समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन नहीं करता है वह बाल अपराधी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है टर्मन एवं ओडिन। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका उत्तर है अपसारी चिंतन। जो सृजनात्मक बालक होता है वो किस प्रकार का चिंतन करता है? अपसारी चिंतन। मतलब कि एक ही विषय वस्तु के बारे में वो विभिन्न ढंग से सोचता है या किसी भी एक प्रश्न को कई विधियों से यदि वो जानता है, यानी कि वो क्रिएटिव है, यानी कि सृजनात्मक है। अगला प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? इसका उत्तर है संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला प्रश्न, चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? यदि बच्चे के अंदर सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसको तार्किक चिंतन कहते हैं। तो उत्तर होगा तार्किक चिंतन। अगला प्रश्न है किसी बालक में चिंतन की आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? इसका उत्तर है तर्क की। चिंतन की आयु बढ़ने के साथ साथ तर्क भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस उम्र तक रहता है? तो इसका उत्तर है 7 वर्ष तक। यानी कि पियाजे की जो पहली और दूसरी अवस्था है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था और प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में बालक में तार्किकता नहीं होती है। मूर्त संक्रियात्मक में तार्किकता मूर्त रूप से विद्यमान रहती है और तार्किकता मुख्य रूप से अंतिम अवस्था में यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक में होती है। तो यदि पूछा जाए कि तार्किकता किस अवस्था की विशेषता है पियाजे के अनुसार, तो हम लोग इसको मानेंगे अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर है 2 वर्ष की आयु के बाद। 0 से 2 वर्ष क्योंकि इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, लेकिन 2 वर्ष के बाद जब चिंतन प्रारंभ होता है जीन पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, वह अपने परिवेश की वस्तुओं से सामंजस्य बिठाने लगता है और फिर चिंतन की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि कहा है? तो इसका उत्तर है फ्रैंक। अगला प्रश्न है यदि कोई 6 महीने का बालक कंफर्ट साउंड करता है तो यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका उत्तर है विकास क्रम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया में जिसके मिलने से अधिगम गति में वृद्धि हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है पुनर्बलन। अधिगम प्रक्रिया में जिसके मिलने से
अधिगम गति में वृद्धि हो जाती है उसे पुनर्बलन कहा जाता है, जो 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है कि अधिगम के किस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य बनने वाले संबंध को महत्वपूर्ण माना है? तो इसका उत्तर है थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। एक्चुअली थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी ने उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बनने वाले बंध को या संबंध को या अनुबंधन को महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है और आसान भी है। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद, संयोजनवाद, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थियरी, ये सभी थार्नडाइक द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है कि अधिगम में प्रभाव का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? इसका भी उत्तर क्या है? थार्नडाइक। अगला प्रश्न है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस नियम से बना है? तो इसका उत्तर है प्रभाव का नियम। चूँकि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन या उत्सर्जित अनुबंधन, यह जो नियम है इसमें पुनर्बलन की महत्ता होती है, पुनर्बलन पर जोर दिया जाता है, तो यह प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम इससे बना हुआ है। अगला प्रश्न है थार्नडाइक ने गौण नियमों की संख्या कितनी बताई है? तो इसका उत्तर है 5 नियम। थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। उन सीखने के नियमों में एक होता है मुख्य नियम जिसके अंतर्गत 3 नियम आते हैं और दूसरा होता है गौण नियम जिसमें 5 नियम आते हैं। जो सीखने का मुख्य नियम है उसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और जो गौण नियम है उसमें बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य का नियम, ये 5 गौण नियम हैं। अगला प्रश्न है कि चुस्ती की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? इसका उत्तर है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु, फुर्ती की आयु। अगला प्रश्न है कि गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में बालक जो है अपने कपड़े बहुत गंदा कर लेता है खेलते समय, तो गंदी आयु इसको कहा जाता है। अगला है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? इसका उत्तर भी है बाल्यावस्था। इस पर एक स्टेटमेंट भी है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यह स्टेटमेंट किसका है? कोल एवं ब्रूस का। कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास की वह अवस्थाएं जहां संवेग भाव में बदलने लगते हैं उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है कि पुनर्बलन अनुसूची की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है? इसका उत्तर है स्किनर ने। पुनर्बलन अनुसूची की बात बीएफ स्किनर ने की है। अगला प्रश्न है कोहलर ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो कोहलर का जो सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वह सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो उत्तर है कोहलर। अगला प्रश्न है अचानक किसी समस्या का समाधान आ जाना क्या कहलाता है? तो इसी को अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है उसमें समस्या का अचानक समाधान मिल जाता है, और इसीलिए गेस्टाल्टवादी लोग या संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि अधिगम अचानक से होता है, और व्यवहारवादी जो लोग हैं वो कहते हैं कि अधिगम धीरे धीरे होता है, अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के अनुबंधन से होता है, ऐसा व्यवहारवादी लोग कहते हैं। और अधिगम अचानक से होता है या अधिगम जो है यादृच्छिक होता है या अधिगम जो है वो समस्या समाधान है, यह गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी लोगों ने कहा है। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत से अधिगम स्थानांतरण का जन्म हुआ? तो इसका उत्तर है कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है। कोहलर के सूझ के सिद्धांत से ही अधिगम स्थानांतरण का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। इसमें यदि पूछ लिया जाए कि यदि कोई बालक है, कोई 10 वर्ष का बालक है जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो मानसिक आयु को ऊपर लिखेंगे 12, नीचे वास्तविक आयु 10 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। इस प्रकार से उसकी
जो बुद्धि लब्धि निकल कर आएगी 120 निकल कर आएगी। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न दिया जाए तो मानसिक आयु को अंश में, वास्तविक आयु को हर में लिख कर और इसको इस भिन्न को 100 से गुणा कर देते हैं तो बुद्धि लब्धि निकल कर आ जाती है। तो आज के मनोविज्ञान के इस विविध सेशन में इतना ही, और इस विविध प्रश्नावली को, मनोविज्ञान की इस विविध सीरीज को आगे भी बढ़ाएंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए शोध ज्ञान क्लासेस को। धन्यवाद।